Hey, hello friends, this is Adit. This video is part of a series. आज हम A Brief History of Time के चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है A Picture of Universe। हम समझेंगे कि वक्त के साथ इंसानों की ब्रह्मांड के प्रति समझ कैसे बदली। सन 340 BC यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने अपनी बुक ऑन द हेवंस में पहली बार 2 तथ्य दिए थे जो बताते थे कि धरती गोल है। इससे पहले इंसानों का मानना था कि धरती फ्लैट है। हम बात करेंगे उन तथ्यों की। पहला तथ्य जो अरिस्टोटल ने दिया था वह था कि द एक्लिप्स ऑफ मून वर कॉज्ड बाय द अर्थ कमिंग बिटवीन द सन एंड द मून। द अर्थ शैडो ऑन द मून वाज ऑलवेज राउंड व्हिच वुड ओनली बी पॉसिबल इफ अर्थ वाज स्फेरिकल। यानी कि चंद्र ग्रहण का कारण धरती का चंद्रमा और सूरज के बीच में आना ही था। धरती की परछाई गोल होने का कारण धरती के गोल होने का ही परिमाण है। दूसरा तथ्य जो अरिस्टोटल ने अपनी बुक में दिया वह उनकी और उनके ग्रीक मछुआरों की ऑब्जर्वेशन से प्रेरित था। उन्होंने नोटिस करा नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल से सीधा आसमान में सर के ऊपर दिखता है, मगर जब सेलर्स की शिप इक्वेटर के पास होती थी नॉर्थ स्टार ऊपर ना होकर आंखों के सामने आ जाता है। यह तभी पॉसिबल है जब अर्थ एक कर्व्ड स्पेस हो। आइए इसे एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स कंसिडर दिस टू बी अ अर्थ और ये रहा हमारा नॉर्थ स्टार। एक पर्सन जो नॉर्थ पोल पे खड़ा है और दूसरा जो इक्वेटर पे खड़ा है। आप देखेंगे कि अगर इन्हें नॉर्थ स्टार स्पॉट करना है तो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, एक को सर के ऊपर तो दूसरे को सामने की तरफ। मगर क्या अगर अर्थ फ्लैट होता तो ऑब्जर्वेशंस यही होती? चलिए यह भी देखते हैं। लेट्स कंसिडर दिस टू बी अ फ्लैट अर्थ और ऊपर है नॉर्थ स्टार। चाहे कितने भी व्यक्ति हों और चाहे वह कहीं भी खड़े हों, उन्हें ऊपर ही देखना होगा नॉर्थ स्टार स्पॉट करने के लिए, जो हमारी रियल टाइम ऑब्जर्वेशन से मेल नहीं खाता। मगर एरिस्टोटल का यह भी मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सभी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। उन्होंने सेलेस्टियल मॉडल में अर्थ के ऊपर 8 लेयर्स रखी थी। हर लेयर पर एक सेलेस्टियल बॉडी का ग्रुप जो धरती के चारों ओर घूमता था। स्टार्स को उन्होंने अपनी जगह पर स्थिर बताया जो वहाँ हमेशा से रहे हैं। आखिरी लेयर के पीछे क्या था उसके बारे में कभी प्रमाणिक रूप से कुछ बताया नहीं गया। यह मॉडल आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, फिर भी आज के फ्लैट अर्थ थ्योरी से तो कोसों अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का बड़ा और छोटा होना भी एक गंभीर सवाल था जो उस वक्त के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की सोच से परे था। लोगों का मानना था स्टार्स की आखिरी लेयर के पार हेल एंड हेवन निवास करते हैं। यहाँ से तकरीबन 2000 साल बाद सन 1952 में अगली रिवॉल्यूशनरी थ्योरी आई निकोलस कॉपरनिकस की तरफ से, जिसमें पहली बार सूरज के स्टेशनरी और धरती बाकी प्लेनेट को उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करते बताया गया। हालांकि इस थ्योरी को लोगों ने 100 साल तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक जर्मन साइंटिस्ट जोहानस केल्फर एंड गैलीलियो गैलीली इसे आगे ना ले गए। उस समय गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स को टेलीस्कोप पे देखा, जिससे यह तो सिद्ध हो ही गया था कि जरूरी नहीं ब्रह्मांड में सब कुछ धरती के ही चारों ओर घूम रहा हो। अगला मेजर ब्रेक थ्रू हुआ जब सर आइजैक न्यूटन द्वारा, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यह सिद्ध कर दिया कि सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन राउंड नहीं एलिप्टिकल होते हैं। उन्होंने इसके साथ साथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की हाइपोथेसिस को भी लोगों के सामने रखा। न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी ने काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए जिन्हें उस टाइम एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था। जानेंगे उन सवालों और उनके जवाबों के बारे में। न्यूटन से पूछा गया कि अगर स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वह आखिर कब तक स्पेस पर स्टेशनरी बने रहेंगे? क्यों नहीं हम उन्हें कोलैप्स होते हुए देखते? ब्रह्मांड का कोई तो हिस्सा ऐसा होगा जहां मैटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और सब कुछ वहीं क्यों नहीं कोलैप्स कर जाता? इसके जवाब में न्यूटन ने कहा ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, मगर बस तभी जब स्पेस लिमिटेड हो और उसमें स्टार्स भी लिमिटेड हो। उन्होंने बताया कि हकीकत में स्पेस इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट है और वह क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जिसके कारण यूनिवर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी फॉर्म ही नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो एक स्टार के मरने या न्यू स्टार के जन्म लेने से डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में हर पॉइंट को सेंटर ऑफ यूनिवर्स या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जा सकता है, क्योंकि हर पॉइंट के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। इस समय की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सबको लगता था कि यूनिवर्स स्टेशनरी है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट स्टैटिक एंड इनफाइनाइट यूनिवर्स पर बिलीव नहीं करना चाहते थे। न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी को गलत साबित करना भी मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि थियरी ने सक्सेसफुली प्लैनेट्स के मोशन को एक्सप्लेन करा था, मगर यह भी सत्य था कि यह थियरी फाइनाइट यूनिवर्स को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक ही पॉइंट पे कोलैप्स करा देगी। इन पैराडॉक्स से बचने के लिए साइंटिस्ट ने थियरी को थोड़ा ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यह कह के कि एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ना करके रिपेल करने लगती है। न्यूटन द्वारा बताए गए इनफाइनाइट यूनिवर्स का सबसे हार्श ऑब्जेक्शन आया 1823 में हेनरिच ऑल्बर्स की तरफ से, जब उन्होंने कहा अगर यूनिवर्स सही में इनफाइनाइट है तो हम चाहे कहीं भी देखें उस लाइन ऑफ साइट में इनफाइनाइट स्टार्स होंगे, और अगर ऐसा होगा तो चाहे आप आसमान में जहां देखें वो स्पॉट सन के जितना ब्राइट होना चाहिए इनफाइनाइट स्टार्स की एनर्जी की वजह से उस लाइन ऑफ साइट में। इस बेहतरीन क्वेश्चन का उन्हें क्या आंसर मिला वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। I hope you liked the video. Please hit the subscribe button to stay updated with the series.